आपको इसके पाठ्यक्रम के बारे में पता है कि कंप्लीट आपको कितने खंड में पढ़े हैं, क्या-क्या प्रश्न के पैटर्न है, क्या-क्या प्रश्न के नेचर है, और साथ ही साथ सेक्शन को पर्टिकुलराइज करने के बाद हमने एक हेडिंग आपको ये बताया था कि सांकेतिक प्रतिरूपों का प्रयोग, यूज ऑफ कोडेड पैटर्न, और हेडिंग मैंने किया था गुणनफल में इकाई अंक, जो कि इकाई अंक का पहला नेचर था। गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करना, एक दो सवाल हुआ था मैंने आपसे, सही है, बेहतर है, चलिए सेशन शुरू करते हैं। एक नोट पॉइंट आप लोग करिएगा, एक सेकंड कलर थोड़ा सा, एक नोट करिएगा। आप जानते हैं कि समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में, समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 5 तथा समस्त सम संख्याओं के गुणनफल में तथा समस्त सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है। मतलब जितनी भी विषम संख्याएं हैं, यदि उन सबका गुणा करें तो समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 5 मिलेगा, और जितनी भी सम संख्याएं हैं, यदि सभी सम संख्याओं का गुणा करें तो इकाई का अंक कितना मिलेगा? 0। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक एग्जांपल लूं और आपसे ये कहूं कि समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का क्या होगा? समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का क्या होगा? तो प्रश्न का सेंस समझिएगा, जितनी भी विषम संख्याएं हो सकती हैं, यदि हम सबका गुणा करें तो इकाई पर क्या आएगा? तो आप कहेंगे इकाई पर 5 होगा। इकाई पर कितना होगा? 5। कैसे? चलिए देख लेते हैं। ये अंतर, ये आंसर जो है ये फिक्स है, एक निश्चित है, यथार्थ है, परम सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ। जितनी भी विषम संख्याएं हो सकती हैं, यदि सबका गुणा किया जाए तो इकाई पर 5 ही होगा। देखिए यहाँ पर सेंस है समस्त विषम, जैसे सबसे छोटी विषम क्या होगी? 1, फिर गुणा 3, फिर गुणा 5, गुणा 7, गुणा 9, और इस तरीके से यह क्रम चलता है। जितनी विषम संख्याएं हो सकती हैं, यदि सबका गुणा करें तो कितनी विषम संख्या हो सकती है? अनंत। सबसे छोटी विषम 1, फिर गुणा 3, गुणा 5, गुणा 7 होते हुए ऐसे कितनी विषम संख्या हो सकती है? अनंत। यदि सबका गुणा करें तो इकाई 5 ही आएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि 5 एक ऐसी संख्या होता है जिसका गुणा यदि केवल और केवल विषम के साथ होता है तो इकाई डेफिनेट 5 ही होगा। जब हम लोग 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 5 का अपवर्ड पढ़ते हैं, तो इकाई या तो 0 बनता है या तो 5 होता है। इकाई 0 तब बनता है जब हम 5 का समूह गुणज देखते हैं, जैसे 5 गुणा 10, 5 चौके 20, 5 छक्के 30, 5 अट्ठे 40, इकाई 0 होगा। लेकिन जब 5 का विषमवा गुणज देखें तो हमेशा इकाई 5 ही आएगा, यह बात आप सभी जानते हैं। वैसे देखिए 1 का गुणा 3 में गुणा करेंगे 3 होगा, 3 का गुणा 5 में, तो 3 का गुणा 5 में 15 होगा। ढाई हटा दीजिए, ढाई से मतलब नहीं है, हमें मतलब केवल इकाई से है, और जैसे ही ढाई हटाएंगे तो इकाई 5 हो जाएगा। अब 5 का गुणा 7 में गुणा करिए तो 5 7 35 हुआ, अब ढाई हटा दीजिए, ढाई से तो कोई लेना देना है नहीं, फिर इकाई 5 हुआ। अब 5 का गुणा 9 में गुणा करते हैं तो 5 9 45 होगा, फिर ढाई हटा दीजिए, फिर इकाई 5 हुआ। फिर 5 का गुणा 11 में 55 होगा, फिर ढाई हटा दीजिए, फिर इकाई 5 होगा। यह परम सत्य है कि यदि 5 का गुणा केवल विषम के साथ होता है तो इकाई 5 होगा। तो एक पॉइंट ये ध्यान देना, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, तो हम 5 ही लगाएंगे। कभी-कभी ऑप्शन ऐसा दे देता है, पहले में 3 देता है, 5 देता है, 1 देता है और डी में लिखा रहता है सी एंड डी कैन नॉट डिफाइन, तो हम कभी-कभी ये मान लेते हैं। क्या ये होगा? ये बिल्कुल नहीं होगा। आप कहेंगे जब समस्त विषम लिखा है तो जब इसका अंत ही नहीं पता तो हम इकाई कैसे बता पाएंगे? तो इसका जवाब ये होगा कि आप जानते हैं कि 5 का गुणा यदि केवल और केवल विषम के साथ गुणा होता है तो क्यों अनंत विषम संख्या ही हो, इकाई 5 होगा, यह परम सत्य। आप कहेंगे क्या 3 नहीं हो सकता? क्या मैं इसको नहीं मान सकता? नहीं। क्या यह समस्त विषम है? नहीं। तो यदि समस्त विषम लिखा है तो आप बिना सोचे समझे इकाई का अंक 5, और यदि समस्त सम लिखा है, यदि आपसे पूछा जाए समस्त सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई क्या होगा, तो 0। क्यों? तब हो जाएगा 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10 गुणा 12 गुणा 14, और जैसे ही गुणा 10 होगा, आप जानते हैं यदि इकाई में 0 है तो उसका गुणा चाहे जितनी संख्या लेकर गुणा करिए, इकाई हमेशा 0 ही मिलेगा। आप 10 का गुणा क्यों ना अनंत संख्या ही लेकर गुणा करें, हमेशा इकाई 0 है। तो ये पॉइंट आपको पता है। एक नोट पॉइंट और समझ लेना है, कर लीजिएगा, इसके बाद घात वाले क्रम में आएंगे। समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में, समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है। मतलब जितनी भी अभाज्य संख्या होती है, यदि सबका गुणा करें तो इकाई का अंक 0 आएगा। जैसे आपसे प्रश्न करें, यदि प्रश्न करें कि समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, तो आपको प्रश्न हल करने की आवश्यकता नहीं है। यदि समस्त अभाज्य संख्या के गुणनफल में पूछा है तो इकाई का अंक 0। आप जानना चाहें तो केवल हिंट समझ लीजिएगा, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं, यदि सबका गुणा करें, प्राइम नंबर क्या होता है? आप जानते हैं कि संख्या जिसमें केवल और केवल 2 गुणनखंड, केवल और केवल 2, न तो 2 से कम गुणनखंड हो और न तो 2 से ज्यादा गुणनखंड, अभाज्य संख्या हो। जैसे हमारे परिवेश में यदि देखा जाए तो अनंत संख्या होती है, अनंत प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 ऐसे अनंत प्राकृतिक संख्याएं होती है, ऐसे इनफाइनाइट होती है। यदि कहा जाए अच्छा गुणनखंड क्या होता है, कोई संख्या जिस संख्या से विभक्त होता है वही दिए गए संख्या का गुणनखंड कहलाता है। जिसमें 2 बातें ध्यान देना, पहली बात, एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, और दूसरी बात, संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होता है। जैसे आपसे कहें कि 1 किससे कटेगा तो केवल 1 से, 2 किससे कटेगा 1 से और 2 से, 3 किससे कटेगा 1 और 3 से, 4 1 2 और 4 से कटेगा, 5 1 और 5 से विभक्त होगा, 6 1 2 3 6 से कटेगा, 7 1 और 7 से कटेगा, 8 किससे कटेगा 1 2 4 और 8 से कटेगा। मतलब आप देख रहे हैं एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, संख्या चाहे जो भी हो, एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। दूसरी बात, संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होता है। जैसे 8 का एक गुणनखंड स्वयं 8 होगा, 7 का एक गुणनखंड स्वयं 7 होगा, 6 का एक गुणनखंड स्वयं 6 होगा, मतलब संख्या खुद का एक गुणनखंड होता है। अब देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है? वे प्राकृतिक संख्या जिसमें केवल और केवल 2 गुणनखंड, न तो 2 से कम न तो 2 से
अभाज्य संख्या है? नहीं। एक अभाज्य क्यों नहीं? क्योंकि इसमें 2 से कम गुणनखंड है। एक में एकमात्र गुणनखंड है। और परिभाषा अभाज्य का क्या होता है? जिसमें केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, न तो 2 से कम न तो 2 से ज्यादा। तो एक अभाज्य नहीं है। 2 अभाज्य है? हाँ 2 अभाज्य है। 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, क्योंकि इस सब में केवल और केवल 2 गुणनखंड। तो यदि समस्त अभाज्य संख्या का गुणा करें तो इकाई क्या होगा? तो बताइए। सबसे छोटी अभाज्य क्या होगा? 2, इसके बाद 3, फिर 5, फिर 7। अब 9 नहीं, क्योंकि 9 में 3 गुणनखंड हो जाएगा, 1, 3 और 9। अब 7 के आगे 11, 11 के आगे 13, 15 नहीं, अब 17, फिर 19। ऐसे ही क्रम चलता रहेगा अनंत तक। यदि इन सबका गुणा करें तो इकाई 0 आएगा, क्योंकि आप जानते हैं यदि 5 का गुणा किसी सम संख्या के साथ गुणा हो तो इकाई 0 होता है। देखिए 5 का गुणा सम के साथ होगा, 5 गुना 10। आप ऐसे देख लीजिए, पहले 2 का गुणा 3 में गुणा करेंगे तो 2 3 6 होगा, 2 का गुणा 3 में 6। अब 6 का गुणा 5 में गुणा करें, 6 5 30। अब ये दहाई का अंक हटा दीजिए, देखिए इकाई 0 हो गया। अब 0 का गुणा 7 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा, फिर 0 का गुणा 11 में गुणा करेंगे फिर 0। आप ऐसे अनंत तक जाइए, हमेशा क्या होगा? 0। तो ये चीज बिल्कुल माइनर है। तो ये एक बेसिक पार्ट थी, बेसिक जानकारियां थी, ये आप सबको पता है। मैं जानता हूं कि आप सब जानते हैं, लेकिन एक क्रमबद्धता बनी है, जानते सुनते सब। चलिए तो चलिए देखते हैं। ये तो इकाई के अंक का पहला भाग था, खातों में इकाई का अंक। चलिए देखते हैं का दूसरा हेडिंग बना लीजिएगा, खातों में इकाई का अंक ज्ञात करें। देखिए हम लोग जब अलग अलग किताबों में पढ़ते हैं तो अलग अलग जानकारियां होती हैं। आसान भाग है, कहीं कहीं पढ़ते हैं, हालांकि ये तो फैक्ट हम सभी को पता है। यदि आधार में इकाई का अंक 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए या 6 आ जाए तो प्रश्न को हल करने की जरूरत नहीं होती, सीधा इकाई वही आएगा। और कभी कभी आप देखते हैं यदि आधार में इकाई का अंक 4 है और घात सम है तो इकाई का अंक 6 होगा, और यदि घात विषम है तो इकाई का अंक 4 होगा। इसी प्रकार यदि आधार में इकाई का अंक जो है 9 है और घात सम है तो इकाई का अंक 1 होगा, और यदि घात विषम है तो 9 होगा। और फिर 2 7 8 का 2 3 7 2 3 7 और 8 का नियम अलग पढ़ते हैं। तो अलग अलग चीजें ध्यान नहीं देना कि पहले इसका अलग ध्यान दें और 4 और 9 के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट ध्यान दें, 2 3 7 8 के लिए अलग अलग ध्यान दें। मैं जो तरीका बता रहा हूं केवल उसको सुनिएगा, और ये एक सामान्य सा लॉजिक है और उस लॉजिक से आप सभी लोग परिचित हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, ये सब आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं। चलिए मैं अपने मूल पॉइंट पर आता हूं। अच्छा, जब मैं आपसे सवाल ये करता हूं कि बताइए कि 7 पर घात 3 है, यहां पर इकाई क्या होगा? तो आप कहते हैं 7 पर घात 3 का मतलब है 7 गुणा 7 गुणा 7, 3 बार गुणा करें। आप कहते हैं ये 343 होगा, डेफिनेट इकाई का 3 आएगा। ये तो छोटी संख्या है, हमने बड़ी आसानी से बता दिया। यदि मैं आपसे सवाल ये करता कि बताइए 2587 है, इस पर घात 98, बताइए इसमें इकाई का क्या होगा? इसमें इकाई का क्या होगा? तो क्या ऐसा करेंगे कि 2587 गुणा 2587 गुणा 2587 98 बार गुणा? ऐसा तो करेंगे नहीं, ना आप करेंगे ना तो मैं करूंगा। ऐसा करना हो तो जवाब अगली परीक्षा में आएगा, तो ऐसा तो करेंगे नहीं। देखिए संख्या का अपना एक निश्चित गुण होता है, उस गुण को यदि समझ लें तो यह इकाई मौखिक आएगा और आप तुरंत बता लेंगे कि इकाई का अंक 9 होगा। पेपर पेंसिल की बिल्कुल न के बराबर जरूरत है। पहले चलिए तर्क समझते हैं। अच्छा, यदि मैं आपसे सवाल ये कर दूं कि 2 पर घात 14 है, बताइए इसमें इकाई क्या होगा? तो आप कहते हैं 2 पर घात 14 का मतलब ये हुआ कि 2 का गुणा 2 में 14 बार गुणा करें। 2 पर घात 14 का मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 14 बार गुणा करें। चलिए मैं 14 बार गुणा कर रहा हूं, इसलिए 14 बार लिख रहा हूं ताकि जो निष्कर्ष मैं बताना चाह रहा हूं वो आप अपने तर्क के आधार पर समझें, ताकि भूले नहीं। मेरे ख्याल से 14 हो गया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गया। चलिए अच्छा, जब इसका गुणा करेंगे तो हम सभी एक फैक्ट जानते हैं, यह संख्या का एक गुण होता है। किसी संख्या का उसी संख्या में 4 बार और गुणा कर दिया जाए तो इकाई फिर से वही संख्या मिलता है जहां से क्रम शुरू होता है। जैसे यहां क्रम की शुरुआत कहां से है? 2 से। क्रम की शुरुआत कहां से है? 2 से। अब 2 का गुणा 2 में ही गुणा करते रहिए, आप देखेंगे कि चौथी बार के बाद इकाई फिर 2 आएगा। देखिए कैसे? चौथी बार के बाद फिर इकाई 2 आएगा। देखिए कैसे? पहले 2 का गुणा 2 में गुणा करेंगे 4, देखिए क्या इकाई 2 आया? नहीं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इकाई में 2 फिर से कब रिपीट होगा? तो 2 का गुणा 2 में 4 अभी तो नहीं रिपीट हुआ। अब 4 का गुणा 2 में 8 अभी भी नहीं रिपीट, 8 का गुणा 2 में 16 अभी भी नहीं रिपीट। लेकिन जैसे ही 16 का गुणा 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16 गुणा 32। अब देखिए 32 में इकाई 2 है और यहां भी 2 है। तो अब देखिए यही वाला इकाई रिपीट हुआ कब? 4 बार के बाद। देखिए 1 2 3 4, देखिए 4 बार के बाद फिर से इकाई 2 आ गया। अब फिर सुनिए, देखिए 32 में इकाई 2 है, यहां भी 2 है। अब आगे फिर गुणा करें तो 2 का गुणा 2 में 4 अभी नहीं रिपीट हुआ, 4 गुणा 8 अभी भी नहीं, 8 गुणा 16 अभी भी नहीं। देखिए 16 का गुणा 2 में गुणा करेंगे तो 16 गुणा 32 होगा। देखिए यहां भी इकाई 2 है और यहां भी आपको 2 ही दिख रहा है। तो फिर से वही इकाई कब रिपीट हुआ? 1 2 3 4, 4 बार के बाद। देखिए 1 2 3 4, चौथी बार के बाद फिर वही रिपीट हुआ। अब देखिए 32 में इकाई 2 है, यहां भी 2 है। अब आगे फिर गुणा करिए, 2 का गुणा 2 में 4 नहीं, फिर 4 गुणा 8 अभी भी नहीं रिपीट, 8 गुणा 16 अभी भी नहीं, लेकिन 16 गुणा 32 और 32 में यहां इकाई 2 है, यहां भी 2 है। तो यही इकाई कब रिपीट हुआ? फिर से 4 बार के बाद। अब 32 में इकाई 2 है, यहां भी 2, अब सीधा सीधा 2 का गुणा 2 में गुणा कर दीजिए, 2 गुणा 4, ये उत्तर हो गया। लेकिन क्या इस प्रकार से 14 बार गुणा करेंगे? नहीं। आप कहेंगे कि जब हमने देखा कि उसी संख्या का उसी संख्या में बार बार गुणा करते हैं तो चौथी बार के बाद फिर वही इकाई आएगा जहां से क्रम चला है। जैसे ये क्रम 2 से चला है ना, तो देखिए चौथी बार के बाद फिर इकाई 2 आएगा, फिर चौथी बार के बाद फिर वही इकाई 2 आएगा, फिर चौथी बार के बाद फिर वही इकाई 2 आएगा। हर चौथी बार के बाद वही इकाई रिपीट होता रहेगा। तो आप कहेंगे जब हर चौथी बार के बाद वही इकाई रिपीट होना है तो इस तरीके से 14 बार लिखे ही क्यों? हम क्यों ना ऐसा करें कि इस 14 में 4 से भाग कर दीजिए। 14 में मतलब घात में 4 से भाग कर दीजिए, और 14 में 4 से भाग करेंगे तो 4 दिया 12 होगा। मतलब हमें 12 बार 2 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 4 4 8 और 4 12, 12 बार 2 लिखने की जरूरत नहीं है। 14 में 4 से भाग करेंगे तो शेष 2 बचेगा। मतलब हम 2 का गुणा 2 में केवल 2 बार गुणा करेंगे और 12 बार छोड़ देंगे। मतलब केवल 2 का गुणा 2 में 2 बार, केवल यही लास्ट का ये कॉम्बिनेशन रखिए और बाकी ये 12 बार छोड़ दीजिए। अच्छा, इस निष्कर्ष आधार पर यह सवाल लगाना हो तो देखिए कैसे लगाएं। क्या इतनी बड़ी संख्या लिखे? आधार में देखिए 4 अंक है, 1 2 3 4, क्या पूरा अंक लिखे? नहीं, बल्कि हमें केवल देखिए इकाई का अंक ही तो बताना है ना। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आधार में चाहे 3 अंक हो, चाहे 4 अंक, चाहे 5 अंक, चाहे 6, चाहे जितने हो, हमें मतलब केवल इकाई से, इसके पीछे न तो दहाई से कोई लेना देना, न तो सैकड़े, न
1000 है, इसके पीछे कोई भी अंक से हमें कोई मतलब नहीं। हम केवल ऐसा करें कि आधार में इकाई का अंक 7 नोट करें। कितना? अब 7 का गुणा 7 में 98 बार तो गुणा करेंगे नहीं। 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 ऐसे 98 बार तो गुणा करेंगे नहीं। अब मान लिया गुणा करते भी है 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 98 बार, तो चौथी बार के बाद फिर 7 आएगा, फिर चौथी बार के बाद फिर 7 आएगा, फिर चौथी बार के बाद फिर 7 आएगा। तो 98 बार लिखने की जरूरत नहीं, बल्कि इस 98 में 4 से भाग कर दीजिए। अब भाग देने पर जितना इसका शेष बचेगा, बस 7 का सॉरी 7 का गुणा 7 में बस उतनी बार गुणा करेंगे। कितनी बार? 98 में 4 से भाग करने पर जितना शेष बचेगा। तो बताइए भाग करिए। 98 में 4 से भाग करेंगे तो 4 से 24 बार में 96 होगा। शेषफल 2 बचेगा। तो बस शेषफल 2 बचा ना, तो 7 का गुणा 7 में केवल 2 बार गुणा करना। बस 7 का इस बार 49 होगा, इकाई का अंक कितना आएगा? बताइए यदि इसके लिए सूत्र बनाना हो तो सूत्र कैसे बनाएंगे? चलिए मैं कह दूं कि इसके लिए सूत्र बनाइए। तो देखिए सूत्र कैसे बनाएंगे। आधार में चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, हमें आधार में केवल इकाई का अंक नोट करना। हमें आधार में केवल इकाई का अंक नोट करना। इसके बाद क्या करना? जितनी घात दी गई उतनी बार हम गुणा नहीं करेंगे, बल्कि उस घात में 4 से भाग करेंगे और इसका जितना शेष बचेगा, भाग देने पर जितना शेष बचेगा, घात बट्टे 4, घात में 4 से भाग करेंगे, जितना शेष बचेगा बस उतनी ही बार कैलकुलेशन करेंगे। चलिए मैं साइड में रहा हूं इसको, ताकि आप लिखे तो वीडियो रोक के सिस्टमेटिकली लिख लीजिए। निष्कर्ष सामान्य है, छोटा है। मैं एक सवाल लिख रहा हूं, उसको समझिए। मैं एक सवाल दे रहा हूं, इसको समझिएगा। देखिए प्रश्न है, एक घात 239 है, इसमें इकाई का अंक क्या होता है? अब देखिए आधार में चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, 35,538 है, आधार में चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, हमें कैलकुलेशन में केवल इकाई का अंक बताना है। तो आप ऐसा करिए ना, केवल इकाई नोट करिए। इसके पीछे दहाई सैकड़े इन सभी अंकों से कोई मतलब हमें नहीं। तो इकाई आधार में इकाई केवल 8 है। अब देखिए घात 239 है और घात में 4 से भाग करिए और जितना शेष आए आप 8 का गुणा 8 में केवल उतनी बार गुणा करिए। अच्छा एक चीज थोड़ा कंसंट्रेट होकर सुनिए, मैं जो बात कह रहा हूं। हमने कहा घात में 4 से भाग करिए, जितना शेष है उतनी बार लिखिए। लेकिन यदि घात 2 अंक से अधिक में हो, जैसे घात में 3 अंक हो या घात में 4 अंक हो या घात में 5 अंक या 6 अंक, आप केवल लास्ट का 2 अंक लीजिए, केवल उसमें 4 से भाग करिए और जितना शेष आएगा, यदि आप पूरी संख्या में भी भाग करेंगे तो उतना ही शेष आएगा। अब देखिए जैसे घात में 239 है, तो 239 में 4 से भाग देने से बेहतर है कि हम केवल 39 में 4 से भाग करें। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 39 में 4 से भाग देने पर जितना शेष आएगा, यदि आप 239 में भी 4 से भाग करेंगे तो उतना ही शेष होगा, क्योंकि 4 से विभाज्यता का नियम होता है। यदि दी गई संख्या में इकाई और दहाई के अंक से बनी संख्या 4 से कटे तो पूरी संख्या 4 से कटती है, और नहीं कटे तो जितना शेष बचेगी वो सब में बचेगी। तो केवल लास्ट का 2 अंक लिया करिए। तो 239 में 4 से भाग देने से बेहतर है केवल 39 में 4 से भाग करिए, और 39 में 4 से भाग करेंगे तो 4 9 36, शेषफल 3 बचेगा। तो हम लोग 8 पर घात 3 करेंगे, 8 गुणा 8 गुणा 8 ऐसे। तो 8 अठाई 64 हुआ, 64 में दहाई का अंक हटा दीजिए और 4 का गुणा 8 में 4 अठे 32। देखिए इकाई का अंक 2 आ गया। देखिए 8 का गुणा 8 में 64 होगा और 64 में दहाई से मतलब है नहीं, 6 हटा दीजिए। अब 4 का गुणा 8 में गुणा कर दीजिए, 4 अठे 32, दहाई हटा दीजिए, इकाई 2 हो गया। एक चीज और समझिएगा, स्थिति क्या है यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ, केवल कंसंट्रेट होकर सुनिएगा, कुछ है नहीं जो आपको फंसाए इसमें। घात में 4 से भाग देने पर, घात में 4 से भाग देने पर शेष की क्या स्थिति हो सकती है, चलिए विचार करें। मतलब घात में यदि हम लोग 4 से भाग करें तो शेष की क्या स्थिति हो सकती है, चलिए विचार करें। बताइए शेष की स्थिति पर विचार करना है, चलिए सुनिएगा ध्यान से। अच्छा यदि यहाँ पर 237 रहा होता, कंसंट्रेट होकर सुनिएगा, यदि यहाँ पर 237 होता तब हम लोग 37 में 4 से भाग करते और 4 9 36 शेषफल 1 होता। तब शेषफल कितना होता, 1 होता। तब हम लोग 8 पर घात 1 लगा देते और 8 पर घात 1 का मतलब 8 ही होता। मतलब यदि शेषफल 1 आता तो हम लोग यहाँ पर 1 लगाते। और अच्छा यदि यहाँ 238 होता तो 238 में 4 से भाग देने से बेहतर है 38 में 4 से भाग करें तो 4 9 36 और तब शेषफल हम लोगों का 2 बचता। कितना बचता, 2। तब हम लोग 8 पर घात 2 लगा देते, 8 पर घात 2 का मतलब 8 का इस बार 64 और तब इकाई 4 आता। मतलब यदि शेषफल 2 आए तो यहाँ पर 2 लगाएंगे। जैसे यहाँ पर 239 है तो 239 में 4 से भाग देने से बेहतर है 39 में 4 से भाग करें, 4 9 36, शेषफल 3 आया। और जब शेषफल 3 आया तो हमने कहा कि यहाँ पर 3 लगा दीजिए, तो 8 पर घात 3 512 होगा, इकाई का अंक 2 है। लेकिन यदि यहाँ पर 240 होता और तब 240 में 4 से भाग करते, हालांकि 240 में 4 से भाग देने से बेहतर है 40 में 4 से भाग करिए तो 4 हमें 40 और तब शेषफल 0 बचता। कितना बचता, 0। और यदि शेषफल 0 बचता तो 0 को रिप्लेस करेंगे 4 से, बस यही ध्यान है। मेरे कहने का मतलब ये है 0 को किससे रिप्लेस करेंगे, 4 से। मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि घात में 4 से भाग देने पर शेषफल 1 आए 2 आए या 3 आए तो नो चेंज, हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। घात में 4 से भाग देने पर यदि शेष 1 आए तो घात 1 लगाइए, शेष 2 आए तो घात 2 लगाइए, शेष 3 आए तो घात 3 लगाइए। लेकिन यदि घात 4 से कंप्लीटली डिवाइजिबल हो, यदि घात 4 से पूरी तरीके से कर रहा हो, तब शेषफल यहाँ 0 नहीं लगाना, बल्कि 0 को रिप्लेस कर लेना चाहिए। बस ये बात ध्यान रखना। ऐसा क्यों? तो इसका जवाब आपके ही पास है। क्या जवाब है? मैंने शुरुआत से ही कहा कि किसी संख्या का उसी संख्या में 4 बार और गुणा करने से इकाई का अंक वही रिपीट होता है। तो आप हमें बताइए कि इकाई का अंक वही रिपीट होता है कब, चौथी बार रिपीट होता है कि चौथी बार के बाद रिपीट होता है? तो आप कहेंगे चौथी बार के बाद रिपीट होता है। देखिए चौथी बार के बाद फिर वही रिपीट हुआ, फिर चौथी बार के बाद फिर रिपीट हुआ, फिर चौथी बार के बाद रिपीट हुआ। लेकिन यदि घात 4 से कट जाए और यदि आप शेषफल 0 लगा रहे हैं तो इसका मतलब लास्ट में आप चौथी बार रिपीट कर दे रहे हैं, और चौथी बार रिपीट नहीं होता बल्कि चौथी बार के बाद। यही रीजन है कि घात में 4 से भाग देने पर शेषफल 0 है तो 0 नहीं बल्कि उसके स्थान पर 4 रख दीजिए। बस इतनी बात ध्यान रखना और कोई अपवाद नहीं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं,
बता रहे हैं, वैसे मैंने बोल दिया है और आईडी के लिए जस्ट आज मेरे में क्यों हो जाएगा। 3452 है, इस पर घात 536, इसमें इकाई क्या होगी। अब देखिए जब हल करना है तो आधार में चाहे 4 अंक हो, चाहे इसमें 5 अंक हो, चाहे 6 अंक, हमें मतलब केवल इकाई से, तो हमने केवल इकाई लिखा। अब जितनी घात दिया है, कितनी घात दिया है 536, तो इस घात में हमें 4 से भाग करना, लेकिन 536 में 4 से भाग देने से बेहतर है मैंने आपसे कहा केवल लास्ट के 2 अंक में 4 से, और जितना शेष है बस उतना लिखिए। अब मैं आपसे कहूंगा कि 36 में 4 से भाग देने पर जितना शेष आएगा, आप 536 में भी 4 से भाग करेंगे तो भी उतना ही आएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो 36 में 4 से भाग करेंगे तो 4 9 36, शेष पर 0 आया, लेकिन क्या यहाँ पर 0 लिखेंगे। बताइए 36 में 4 से भाग करेंगे 4 9 36, शेष 0 आया, तो मैंने कहा कि यदि शेष 0 आया तो 0 को रिप्लेस कर लीजिए 4 से, तो यहाँ पर 4 रख दीजिए और 2 पर घात 4 16 होगा, और 16 में इकाई का अंक 6 है, यही उत्तर, यही उत्तर है 6। आपने थोड़ी देर पहले तर्क के माध्यम से देखा था, इसमें कोई डाउट है नहीं। 36 में 4 से भाग करेंगे 4 9 36, शेष 0 आया, लेकिन हम लोग 0 नहीं लगाएंगे, तब 2 पर घात 4 लगाएंगे, यदि शेष 0 है तो 0 को बदल के 4 कर दीजिए बस, और यदि 1 2 3 कुछ भी होता तो वही वहां कोई अपवाद नहीं। अच्छा देखिए कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं कि जब हम उसका गुणा उस संख्या में गुणा करते हैं तो हर बार इकाई वही आता है, मतलब वो चौथी बार का वेट नहीं करता कि 4 बार हो जाए तो उसके बाद रिपीट करेंगे, नहीं, कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं कि उसका गुणा उस संख्या में आप जितनी बार गुणा करेंगे हर बार वही इकाई रिपीट होगा। जैसे आप जानते हैं 0 1 5 और 6, और नीचे लिखते हैं 0 1 5 और 6, ये चारों ऐसी संख्या है, इस संख्या का गुणा इसमें चाहे जितनी बार गुणा करेंगे, देखिए जैसे 0 का गुणा 0 में गुणा करेंगे तो 0 का गुणा 0 में तुरंत इकाई 0 हो गया, क्या आप चौथी बार का इंतजार किया कि नहीं 4 बार के बाद रिपीट होंगे, ये तो तुरंत कर गया। और यही नहीं, फिर 0 का गुणा 0 में गुणा करेंगे, फिर 0 आएगा, फिर 0 का गुणा 0 में, फिर 0, आप चाहे जितनी बार गुणा करिए हर बार इकाई आपको वही मिलेगी, इकाई आपको 0 मिलेगी। इसी तरीके से 1 है, 1 का गुणा 1 में गुणा करेंगे तो 1 1 का 1, तुरंत इकाई 1 आ गया, तुरंत रिपीट कर गया, ये चौथी बार का इंतजार नहीं किया कि नहीं चौथी बार के बाद रिपीट होंगे, फिर 1 का गुणा 1 में, फिर 1 आएगा, फिर 1 का गुणा 1 में, फिर 1, आप चाहे जितनी बार गुणा करें इकाई का एक ही आएगा। इसी तरीके से 5 है, यदि 5 का गुणा 5 में गुणा हो तो 5 पंचे 25, इकाई का अंक 5 आ गया, तुरंत रिपीट कर गया। 25 का गुणा 5 में 125, 125 में भी इकाई का अंक 5 है, फिर रिपीट हुआ, 125 पंचे 625, फिर इकाई 5, आप चाहे जितनी बार गुणा करेंगे हर बार इकाई 5 है। और इसी प्रकार 6 का गुणा 6 में 36 हो गया, 36 में इकाई 6, तुरंत रिपीट किया, 36 का गुणा 6 में 216, यहाँ भी तुरंत इकाई 6, 216 गुणा 6 1296, फिर 6, आप चाहे जितनी बार गुणा करेंगे हर बार इकाई है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे प्रश्नों में, चाहे तो इसको नोट कर लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूं अपनी लैंग्वेज में नोट करना, ऐसे प्रश्नों में यदि आधार में इकाई का अंक 0 1 5 या 6 आए तो प्रश्न हल करने की जरूरत नहीं है, सीधा इकाई वही। जैसे अच्छा कभी कभी दो पद वाले सवाल बन जाते हैं, तो एक सवाल मैं वैसे ही लिख रहा हूं, हमने लिखा 382, इस पर घात 66 माइनस 135, इस पर घात मान लिया 40, इसमें इकाई का, अब दो दो पद है, अच्छा बीच में माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, गुणा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा यदि प्लस होता तो मैं इसमें इकाई निकालता और इसमें इकाई निकालता और दोनों इकाइयों को जोड़ देता, यदि बीच में गुणा होता तो मैं इसका भी इकाई निकालता, इसका भी इकाई, और दोनों इकाइयों का गुणा कर देता। कंफ्यूजन न तो योग पर होता है न तो गुणा पर, कंफ्यूजन तो माइनस वाले प्रश्न के उस स्थिति में हो जाता है जब पहले वाले की इकाई कम आ जाए और बाद वाले की इकाई ज्यादा आ जाए। जैसे यहाँ पर देखिए जब इसको हल करेंगे तो इसमें आधार में इकाई का अंक 2 है, अब 2 का गुणा 2 में 66 बार तो गुणा करेंगे नहीं, तब क्या करें, 66 में आप कहेंगे 4 से भाग करिए और जितना शेष है बस उतनी ही बार लिखिए माइनस। अच्छा यहाँ तो हल करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जब आधार में इकाई का अंक 5 है तो 5 का गुणा 5 में चाहे 40 बार गुणा करिए चाहे 4000 बार गुणा करिए, इकाई वही आएगा। तो यदि आधार में इकाई का अंक 5 है तो घात कुछ भी हो, चाहे जितनी बड़ी हो, चाहे 4 से कटे या न कटे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इकाई वही है। यदि आधार में इकाई का अंक, इसको ऐसे नोट करना, ऐसे प्रश्नों में यदि आधार में इकाई का अंक 0 1 5 या 6 है तो प्रश्न को बिना हल किए सीधा इकाई का अंक वही लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे इकाई में 5 है, अब घात चाहे जितना हो चाहे जो हो मतलब नहीं, इकाई वही आएगा 5, तो वहां तो हल करने की जरूरत नहीं। चलिए फिलहाल देखिए 66 में 4 से भाग करेंगे तो शेषफल 2 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा, तो हमने क्या किया 2 पर घात 2 लगा दिया माइनस 5, और ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 माइनस 5 9 आएगा, माइनस 1 नहीं कहना या 1 नहीं कहना। अच्छा यदि प्लस होता, यहाँ पे मान लिया प्लस होता तब 4 और प्लस 5 9 होता, गुणा का चिन्ह होता तो 4 पंचे 20, इकाई का अंक 0 होता, लेकिन आप कहेंगे 9 क्यों होगा, माइनस 1 क्यों नहीं होगा। चलिए मैं समझा देता हूं, नहीं तो आप दिन भर आप लोग सोचेंगे कि टीचर बताया था कि 4 में से 5 के 9 हो। चलिए ऐसा क्यों, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ से देखिए, मैं इसको यस कर रहा हूं, चलिए प्रमाण इसका देखिए, इसको पूरा समझिए। जैसे 382 पर घात 66 है, थोड़ा सोचिए 382 पर घात 66 का मतलब हुआ 382 गुणा 382 गुणा 382, 66 बार गुणा करना हो तो शायद इतनी बड़ी संख्या आएगी कि लिखना पढ़ना दोनों मुश्किल, लेकिन जो भी आएगा इकाई में चाहिए। यदि 382 गुणा 382 गुणा 382 66 बार गुणा करना हो तो बहुत बड़ी संख्या होगी, लेकिन इकाई का अंक 4 ही होगा। और इसी प्रकार यदि हम 135 गुणा 135 गुणा 135 40 बार गुणा करें तो ये भी बहुत बड़ी संख्या आएगी, लेकिन इकाई तय है, इकाई 5 ही हो। अब हमें घटाना है इसमें से इसको। अच्छा पहले बताइए इसके पीछे संख्या है कि नहीं, इसके पीछे न जाने कितनी संख्या है, क्योंकि ये तो केवल इकाई है, इसके पीछे दहाई भी होगा, सैकड़े का अंक भी होगा, हजार अंक भी होगा, न जाने कितने होंगे। अब देखिए 4 में से 5 तो घट नहीं रहा है, तो ये बगल वाले से हासिल लेगा तो ये 14 हो जाएगा, और 14 में से 5 के 9। अब यहाँ क्या बचा, क्या मतलब, हमारा तो काम निकल गया, हमें तो इकाई निकालना था, और जब इकाई आ गया तो अब इसके पीछे क्या बचा, इसके नीचे क्या है, उसके पीछे क्या है, कोई लेना देना। तो मैं कुल मिला के ये कहना चाह रहा हूँ, ऐसे प्रश्न में यदि पहली इकाई कम आ जाए और बाद वाली इकाई ज्यादा आ जाए तो ये सोचना कि हमने ये केवल इकाई का अंक नोट किया है, इसके पीछे न जाने कितने अंक होंगे, उस अंक की स्वयं से कल्पना करते हुए आप खुद हासिल लिखिए, क्योंकि ये केवल इकाई का अंक है, इसके पीछे न जाने कितने अंक होंगे, तो उस अंक से हासिल लेंगे तो ये 14 हो जाएगा, 14 में से 5 के 9। या आप ऐसा करिए 4 में से 5 घटाएंगे माइनस 1 आएगा, और मैं कहूंगा कि जब शेषफल ऋणात्मक आए तो 10 जोड़कर उसको धनात्मक कर लिया करिए, मतलब माइनस 1 और प्लस 10 आगे हो जाएगा। यदि मान लिया माइनस 3 आता तो माइनस 3 प्लस 10 तक साथ में लगा, तो ये बात आप लोग समझ रहे हैं। बस इतनी बातें ध्यान रहे, आप कहीं इकाई में कंफ्यूज होंगे ही नहीं, कहीं भी कैसा भी प्रश्न बन जाए, बस जितनी बातें हमने बताया केवल उतनी बातें माइंड में रखें।
जैसे एक सवाल मैं देता हूं, इसको आप खुद से तय करिएगा। 2383 पर घात 86 प्लस 136 पर घात 45 माइनस 1235 पर